तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, जिसमें हमने देखा था द कैंपेन दैट वाज टेकन अंडर द औरंगजेब रिंग्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से द रीजन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इट वाज एनेक्स्ड अंडर औरंगजेब. ऑल्सो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स थे दैट वर एनेक्स्ड बाय औरंगजेब, राइट. एंड हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. वी सॉ दैट हाउ द मुगल एम्पायर दे एक्सटेंडेड देयर रूल ऑल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. उसके बाद हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था अबाउट द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, जिसमें हमने देखा था दैट मुगल्स दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, दैट इज द एल्डेस्ट सन इज गोइंग टू इनहेरिट ऑल द फादर्स एस्टेट. लेकिन वो लोग किस चीज में बिलीव करते थे? सो दे बिलीव इन द रूल ऑफ कॉर्पोरेंसी inheritance. And what does that mean? So it was the division of property amongst all these sons, right? And that is quite different from that of the rule of primogeniture. Lastly, हम लोगों ने डिस्कस किया था about the relationship between Mughals and Rajputs, in which we saw that the Mughals and Rajputs they had a good relationship. और वो हमने किस में देखा था? That it was in matrimonial alliance. कहने का क्या मतलब है कि जितने भी मुगल एम्परर्स थे बच्चों, in order to strengthen their alliance with that of the Rajputs, वो लोग हमेशा राजपूत प्रिंसेसेस से शादी करते थे, राइट, सो दैट दे शुड मेंटेन देयर पावर इन दोज एरियाज, जो राजस्थान का पर्टिकुलर एरिया था, राइट. लेकिन कुछ राजपूत थे जो हमेशा अपोज करते थे मुगल रूल को, बट एनीवेज वो लोग मुगल एम्पायर इतना पावरफुल हो गया था दैट ऑल द राजपूत्स दे हैड सबमिटेड टू द मुगल एम्पायर, राइट, टू गेट द हाई पोजीशन इन द मुगल एम्पायर. तो बच्चों अब फाइनली हम लोगों ने मुगल कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ लिया. वी ऑल्सो सॉ कि सक्सेशन क्या है, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सॉ दैट कि मुगल्स के बाकी रूलर्स से क्या रिलेशंस थे, और उसमें हमने राजपूत्स का एग्जांपल लिया. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज इन हु वर द ऑफिसर्स हु वर वर्किंग इन द मुगल एम्पायर, राइट. सो मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, अब हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट हु वर द मनसबदार्स एंड हु वर द जागीरदार्स. So as the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. तो बच्चों जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में भी देखा किस तरीके से मुगल कॉन्क्वेस्ट हो रहा था एंड हाउ दे वर कैप्चरिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे एम्पायर एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे दे वुड रिक्रूट ऑल द पीपल इन ऑर्डर टू हैंडल दोज रीजन, राइट. तो एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हुआ करते थे हु वर वर्किंग इन द मुगल एम्पायर. Now we are going to talk about those people जिनको हम लोग मुगल nobles भी कहते हैं. Okay, so basically the nobility included Turkish nobles, that is Turanis, Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. तो बच्चों nobility क्या है? तो उस टाइम पे जो भी मुगल एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे थे इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, तो देयर वर सम पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल who were recruited for it, right? उनको nobles कहा जाता है. So basically मुगल nobility में कौन कौन से लोग थे बच्चे, कहाँ कहाँ के लोग हुआ करते थे? So they were the Turkish nobles जिनको तुरानीज कहा जाता था, जो basically टर्क रीजन से आए थे. Apart from that there were Iranians जो ईरान रीजन से आए थे. Also there were Indian Muslims जिनको रिक्रूट किया गया था. There were the Afghans, right? Also the Rajputs, Marathas and some other groups. Okay? Also those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. तो बच्चों यही लोग जो मुगल सर्विस ज्वाइन करते थे इनको मनसबदार्स कहा जाता था. ओके, द मुगल नोबल्स हु वर ज्वाइनिंग और हु वर वर्किंग इन द मुगल एम्पायर, राइट. अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, दिस पिक्चर और पेंटिंग इज शोइंग डिपिक्टिंग द मुगल नोबल्स हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मुगल एम्परर इन द मुगल कोर्ट. ओके, अब बच्चों हम लोग बेसिकली मनसबदार के बारे में पढ़ते हैं. दैट हु वर दीज मनसबदार्स. ऐसे तो आपने देखा दैट ऑल दीज पीपल हु एनरोल्ड हु वर देयर जॉइनिंग द मुगल सर्विस, they were enrolled as mansabdars. Now let us understand the term mansabdars here and what was the responsibility of mansabdars. Okay, so the term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. तो बेसिकली मनसबदार्स कौन थे बच्चों? सो दीज वर द इंडिविजुअल्स हु वर होल्डिंग अ मनसब. और मनसब का क्या मतलब होता है? सो मनसब का मतलब होता है एक पोजीशन या रैंक. तो बच्चों जो भी मुगल ऑफिशियल्स थे हु जॉइंड द मुगल आर्मी, द मुगल सर्विस देयर, तो इनके पास एक मनसब हुआ करता था. उस मनसब का मतलब था एक पोजीशन, एक रैंक जो इनको मिलता था, राइट. वही इंडिविजुअल्स को मनसबदार कहा जाता था. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि मनसबदार कौन थे? सो दीज वर द इंडिविजुअल्स हु होल्ड अ मनसब. मनसब का मतलब होता है a rank or a position that was given to that particular individual. Okay. Also, it was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibility.
तो बेसिकली एक ग्रेडिंग सिस्टम था बच्चों, जिसमें मुगल्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू फिक्स द रैंक ऑफ द पर्सन एंड आल्सो द सैलरी ऑफ द पर्सन and the military responsibility of that particular individual who has joined the Mughal service here. Okay. Also, you can see in this picture that the Mansabdars, they are on their cavalry or the horses and they are maintaining the army here. अब बच्चों हम लोग समझते हैं about the ranking system that is जात. तो बच्चों बेसिकली जो मनसबदार थे, जैसे हमने देखा that it was the grading system in which they used to fix the salary or the rank or the military responsibility of a particular individual, right? और ये सब कुछ कैसे किया जाता था, तो बेसिकली ये जो भी रैंक और सैलरी दिया जाता था एक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता था, और वो वैल्यू क्या था बच्चों, सो इट वाज नोन एज जात. अब हम लोग जात के बारे में समझते हैं, व्हाट इज दिस जात रैंकिंग सिस्टम हियर. सो रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात. तो बच्चों जो भी रैंक या सैलरी डिटरमाइन किया जाता था अबाउट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु वाज ज्वाइनिंग एज अ मनसबदार, वो कैसे किया जाता था, इट वाज डिटरमाइंड बाय दिस न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको जात कहा जाता है. Also, the higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. तो बेसिकली आपका ये जो जात सिस्टम था बच्चों, इसमें क्या होता था कि किसी भी पर्टिकुलर मनसबदार का रैंक और सैलरी डिटरमाइन किया जाता था, और जितना ज्यादा जात हुआ करता था, मतलब जितना ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी ऑफ द रैंक और द सैलरी ऑफ दैट पर्सन, उतना ही ज्यादा प्रेस्टिजियस हुआ करता था वो नोबल का पोजिशन इन द कोर्ट, और उतनी ज्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी मनसबदार का जात रैंक कितना है, इट इज 1000, ओके, और एक दूसरे मनसबदार का जात रैंक है 5000. तो यहाँ पे आप देखो कि 5000 ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू में ज्यादा बड़ा है, राइट. तो जिसका जितना ज्यादा जात वैल्यू हुआ करता था उतनी ज्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी और उतनी अच्छी उसकी पोजीशन हुआ करती थी इन द कोर्ट, राइट. तो मतलब जिसका जात रैंक 5000 है बच्चों, उस मनसबदार का पोजीशन उस कोर्ट में बाकी मनसबदार से ज्यादा अच्छा होगा, राइट. एंड ऑल्सो जिसका 1000 है तो ऑब्वियसली उसका पोजीशन 5000 वाले से कम होगा. सो दिस वाज बेसिकली द होल जात रैंकिंग सिस्टम, राइट. सो प्लीज रिमेंबर दैट रैंक एंड सैलरी इट वाज डिटरमाइंड बाय दिस न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात. और ये डिटरमाइन कैसे होता था, मतलब जितना ज्यादा जात हुआ करता था उतना ही ज्यादा नोबल की पोजीशन हुआ करती थी इन दैट कोर्ट, एंड ऑल्सो उतनी ज्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी. In this picture, you can see this is the picture of a mansabdar who is holding his cavalry or the horse here. Okay. Now let us have a look at the responsibility of mansabdars. कि basically mansabdar का main responsibility क्या हुआ करता था in the Mughal Empire. So the mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. तो बच्चों बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदार की क्या थी, सो दे वर गिवन दिस मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मतलब कि आपको पता है कि मुगल आर्मी दे वर ऑलवेज गोइंग इन वॉर, यहाँ वहाँ कॉन्क्वेस्ट हुआ करता था, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है. सो डेफिनेटली दे नीड अ लार्ज आर्मी फॉर दैट, सो दैट जितने लोग होंगे उतना पावरफुल उनका आर्मी होगा, राइट. सो देयरफॉर ये जो मनसबदार होते थे बच्चों, दीज वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द मिलिट्री देयर. Also, it required them to maintain a specified number of सवार और cavalrymen. तो बेसिकली इनका काम होता था उस मिलिट्री में जितने भी सवार, जितने भी cavalrymen है, वो एक स्पेसिफाइड नंबर उनको रखना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी मनसबदार को कहा गया कि आपके पास 26 सवार होना चाहिए या 26 cavalrymen होने चाहिए, सो उनको उतना 26 cavalrymen या सवार प्रोवाइड किया जाएगा, ओके. और उनको वो पूरा सवार मेंटेन करना होगा, जिसके लिए उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम दी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन द मुगल गवर्नमेंट है, ओके. सेंट्रल पे तो मुगल गवर्नमेंट था, राइट. तो वहां पे मुगल गवर्नमेंट और दी मुगल द मुगल एम्परर दे यूज्ड टू प्रोवाइड दी सैलरी टू दी ऑफिसर्स, ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट these mansabdars who are fighting in the war, right, they had to maintain this military here and they were required to maintain a number of sawar या फिर cavalryman, okay. So the mansabdars received their salaries as revenue assignment called jagirs. तो बच्चों मनसबदार को सैलरी कैसे मिलता था, सो बेसिकली दे वर गिवन द रेवेन्यू असाइनमेंट दैट इज कॉल्ड जागिर. और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है व्हाट इज दिस जागिर. तो एक लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड दिया जाता था एक मनसबदार को, और उस पर्टिकुलर लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो मनसबदार की सैलरी हुआ करती थी, राइट. सो दिस वाज द बेसिक सैलरी दैट वाज गिवन टू मनसबदार. Please remember this point that what is Jagir? So the revenue assignment or the land in the form of revenue assignment that was given to Mansabdars is known as Jagir here. Okay. Also, they only had the rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants. तो बच्चों बेसिकली क्या होता था कि आप लोगों ने मुक्तीज या इक्तादारी सिस्टम के बारे में पहले पढ़ा है, राइट. व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत,
तो बच्चों उस टाइम में आप देखोगे जो मुक्तीज हुआ करते थे वो बेसिकली उस लैंड में भी रहा करते थे जो लैंड उनको मिला था फ्रॉम दी एम्परर देयर, राइट। लेकिन मनसबदार क्या करते थे, जो भी उनको लैंड मिलता था एज दी पार्ट ऑफ देयर सैलरी, वो लैंड किसको दे देते थे, वो बेसिकली अपने सर्वेंट्स को देते थे। एंड दीज सर्वेंट्स दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द सैलरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। और वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो मनसबदार को दिया करते थे। इसका क्या मतलब है कि मनसबदार के लिए जरूरी नहीं था कि वो उस पर्टिकुलर लैंड में रहे, वो कोई डिस्टेंस लैंड में भी रह के वहां पे वो लोग मिलिट्री आर्मी या जो भी उनका सर्विस है वो वहां के मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, राइट। सो इट वाज नॉट वेरी important for them to stay at that particular land या फिर जो भी जागीर उनको मिला करता था। So this is the basic difference of that of the muktis and the mansabdars here। और बच्चों जागीरदार कौन थे, तो वो जागीरदार हुआ करते थे who were given the responsibility of collecting the revenue, right। तो जागीरदार वो होते थे जिनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता था, वो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट उनको मिला करता था और एक पर्टिकुलर लैंड से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, नाउ दीज पीपल दे वर नोन एज द जागीरदार्स एंड दे वर डिफरेंट फ्रॉम द मनसबदार्स, राइट। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि अकबर के रीन में मनसबदार का क्या पोजीशन हुआ करता था, उसके बाद औरंगजेब के रीन में पढ़ेंगे, राइट। सो इन अकबर्स रीन these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of them mansabdars, okay। तो बेसिकली बच्चों अकबर के टाइम पे बहुत ही केयरफुल असेसमेंट होता था इन लैंड का, मतलब कि जितना भी लैंड है उससे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होना है तो उसको पहले डिसाइड कर लिया जाता था, राइट। और मनसबदार को उतने ही रेवेन्यू कलेक्ट करने होते थे। ऐसा नहीं होता था कि मनसबदार फोर्सफुली और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट। तो ये चीज हमेशा अकबर के रीन में देखा गया है दैट अकबर यूज्ड टू हैव दिस केयरफुल असेसमेंट ऑफ द लैंड। जितना भी लैंड दिया गया है फॉर पर्टिकुलर मनसबदार, वो पूरे लैंड को असेस किया जाता था, वहां से कितना प्रोड्यूस होना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होना है, ये सब कुछ पूरा असेस करके फाइनली मनसबदार को एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था कि आपको इतनी रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करनी है, राइट। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता था बच्चों की मनसबदार जो होते थे वो कभी कभी बहुत ज्यादा रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट। लेकिन ये अकबर के टाइम में आप नहीं देखोगे, ये बेसिकली औरंगजेब के टाइम में ये प्रॉब्लम शुरू होने लगा था। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि क्यों औरंगजेब के टाइम पे ही वाज नाउ द एम्पायर वाज नाउ डिसइंटीग्रेटिंग एंड वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर, ओके। सो व्हाट हैपेंड by Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum, ओके। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इसके टाइम पे क्या होने लगा, औरंगजेब के टाइम पे क्या होने लगा, दैट वाज नॉट द केस एज इन दैट ऑफ द अकबर्स रीन, राइट। वहां पे बिल्कुल केयरफुल असेसमेंट होता था और जितना भी रेवेन्यू असेस किया जाता था उतना ही कलेक्ट भी होता था, राइट। दैट वाज द सैलरी ऑफ द मनसबदार। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे आप क्या देखते हो कि जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था दैट वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, मतलब कि जितना सम बोला गया उससे थोड़ा एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो काफी कम हुआ करता था, राइट। तो ये बेसिकली औरंगजेब के टाइम में शुरू होने लगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वाज दिस हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। सो देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स व्हिच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। तो बच्चों आप औरंगजेब के टाइम पे देखोगे कि बहुत ज्यादा मनसबदार हो गए थे और जागीर्स बहुत कम थी। कहने का क्या मतलब है कि ऑफिशियल्स तो बहुत ज्यादा होने लगे थे लेकिन उनको जो जागीर मिलना है, जो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट मिलना है वो काफी कम हुआ करता था, राइट। तो इसलिए मनसबदार को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था सो दैट दे कैन गेट देयर ओन जागीर, जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, दैट वुड बी देयर सैलरी, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज अराइजिंग इन द टाइम ऑफ औरंगजेब। ऑल्सो these and other factors created a shortage in the number of jagirs। तो these were some of the regions की बहुत ज्यादा मनसबदार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स हो रहे हैं लेकिन उनके पास लैंड ही नहीं है, वो कौन से लैंड से कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, राइट। अब आप देख रहे हो अगर लोग ज्यादा है, लैंड कम है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, राइट। सो व्हाट हैपेंड कि ये सारी चीजें, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कल्मिनेट करके आप देखो तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो गया था इन दी नंबर ऑफ जागिर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लैंड रेवेन्यू, जो वहां पे लैंड था जिससे रेवेन्यू लेना था, उसकी कमी होने लगी थी। और ये क्यों हो रहा था, जैसे हमने देखा कि औरंगजेब के टाइम पे डेक्कन कॉन्क्वेस्ट बहुत होता है, तो जो भी उस टाइम पे लैंड वो लोग कैप्चर कर रहे थे उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी, जहां से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता था क्रॉप का। और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो लोग रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब हियर। आल्सो Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। तो बेसिकली क्या होने लगा बच्चों कि औरंगजेब पूरा क्योस क्रिएट हो गया था एंड औरंगजेब वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज एम्पायर राइट नाउ, कि मनसबदार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जागीर की कमी हो रही है, मनसबदार को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है,
पेजेंट्स जो है उनको अपना प्रोडक्शन जो क्रॉप प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनको अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। एंड औरंगजेब was not able to control these developments in the last year of his reign, and this is one of the major reason for which we can say that Mughal Empire it started disintegrating, right? जो मनसबदार थे ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ क्राइसिस होने लगा था, क्योंकि जागीर्स नहीं थे, लैंड की कमी होने लगी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे कहां से आएंगे? सो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द अकबर्स reign टू दैट ऑफ द औरंगजेब्स reign, राइट? क्योंकि हम अकबर के reign में हमने क्या देखा कि बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, एंड ही हैड ऑलमोस्ट एक्सपैंडेड हिज एम्पायर, नॉर्थ में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, साउथ में भी, राइट? लेकिन औरंगजेब ने एक्सपैंड तो किया था एम्पायर, बट ही वाज नॉट एबल टू सस्टेन दैट थिंग, right? So please remember these points here while we are talking about the मनसबदार्स and the जागीरदार्स। यहाँ पे आपको बेसिकली मनसबदार्स के बारे में ज्यादा देखना है, क्योंकि आपके बुक में मनसबदार का एक एक्सटेंसिव डिटेल दिया हुआ है। So please remember who were the मनसबदार्स, okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We basically talked about the मनसबदार्स and the जागीरदार्स। We talked that मनसबदार्स, who are the मनसबदार्स? So individual who hold a mansab, that is a rank or position. Now it was a grading system in which the Mughal emperors they used to fix the rank, the salary and the military responsibility of an individual, right? तो हमने देखा मनसबदार को बेसिकली क्या कह सकते हैं? So these were the military officials जिनको एक पर्टिकुलर जात सिस्टम या फिर जो जात रैंकिंग सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड किया जाता था, उनका एक पर्टिकुलर रैंक और सैलरी भी फिक्स होता था। मैंने आपको जात रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया, राइट? और हमने देखा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनसबदार्स, और हमने जागीरदार के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द जब्त एंड द जमींदार्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।